हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस पेनफुल लव टेल ऑफ ब्रोकन हार्ट्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और आई नो कि ये स्टोरी से आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि ये थोड़ी सैड और बहुत ज़्यादा ही हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है, लेकिन जो लोग थोड़ा डिफरेंट सुनना चाहते हैं उनको शायद ये ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, आज एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने बोला था कि क्या ये स्टोरी वो कहीं और से देख सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे जो भी स्टोरीज़ होंगी या जो भी एफ होंगे वो सारे मेरे खुद के ही लिखे होते हैं। तो जो भी अच्छा बुरा जैसा भी होता है वो सारा मेरा अपना ही लिखा हुआ होता है और मैं किसी का काम नहीं लेती, ना मैं कहीं से चुराती हूँ ना मैं किसी से मांगती हूँ। जो भी होता है सब मेरा अपना लिखा हुआ होता है। तो इसके अलावा आपको मेरे चैनल के अलावा ये चीज़ कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। आप दिन के 10 बज चुके थे और हमारा वुशियान और वांगजी तो अभी तक सो ही रहे थे। और फिर बहुत ज़्यादा जब धूप उनके रूम में आ रही थी तब अचानक से वांगजी की आंख खुली और उसने देखा, अरे ये क्या, इतना दिन चढ़ा है और वो अभी तक सो रहा है। और उसने फिर अपने साथ सोए वो वुशियान को देखा जिसको उसने हक किया हुआ था। अरे ये क्या, मैं इतनी देर तक सोता रहा और ये लड़का भी अभी तक सो रहा है। और फिर उसने उसको चेक किया कहीं वो ठीक तो है कि नहीं है। और फिर उसने जब उसको चेक किया तो उसे पता चला कि उसका बुखार अब ठीक हो चुका है। और थैंक गॉड ये ठीक हो गया, नहीं तो मुझे फिर से इसको लेके हॉस्पिटल जाना पड़ता। और अब वो उठने लगा था लेकिन वुशियान ने उसको एकदम से फिर से पकड़ लिया। रुक जाए ना सर, मुझे और नींद आ रही है, मुझे और सोना है। और फिर वांगजी बस उसकी तरफ हैरानी से देखे जा रहा था, वो कितना फ्रीली उससे कह रहा था, अरे कोको उठो, देखो कितना टाइम हो गया, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? और देखो आज तो तुमने मेरी भी छुट्टी करवा दी है। वो उसे उठा रहा था और फिर एकदम से उशियान का मोबाइल फ़ोन बाज उठा था और वो उठ पड़ा था और उसने जल्दी से मोबाइल कान से लगाया। और दूसरी तरफ जो कोई भी था शायद उशियान उसको सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वो बुरे बुरे मुँह बना रहा था। और फिर उसने ओके कह के कॉल बंद कर दी। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? वान जी ने उससे पूछा। पापा की। तो क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? पापा की तो कॉल थी ना। हाँ पापा की कॉल थी और वो नीचे एडमिन ऑफिस में मुझसे मिलने आए हुए हैं। अच्छा, शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे ना तुम्हारी बीमारी का सुन के, इसलिए आए होंगे। चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। बट मुझे उनसे नहीं मिलना, वो बहुत बुरे हैं, वो मामा को कितना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, मैं उनसे बात ही नहीं करना चाहता, मुझे तो उनकी शक्ल नहीं देखनी। वांगजी ने उसे समझाया, देखो कोको ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारे पापा हैं और तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। वो जो भी हों जैसे भी हों, शायद उनका बिहेवियर तुम्हारी मामा के साथ ना ठीक हो, लेकिन वो तुमसे तो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम्हारे पापा हैं, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगर तुम इसी तरह से उनसे दूर रहोगे तो फिर उनको समझाओगे कैसे? और उनके दिल में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी मॉम को लेके, तुम उन्हें कैसे क्लियर करोगे? बोलो ना। इसके लिए तो तुम्हें उनके क्लोज़ होना पड़ेगा ना। ओके ठीक है, मैं उनसे मिलूँगा, लेकिन आपको भी मेरे साथ चलना होगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है उनसे, मैं उनको फेस ही नहीं करना चाहता। कोको ऐसे नहीं बोलते, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और फिर जल्दी से उसने मुस्कान को उठने में हेल्प की और फिर उसको उसका कोट पहनाया, उसकी कैप थी और उसके ग्लासेस भी दिए। हाँ, वो पूरी तरह बहुत सारे कपड़े पहन के एकदम से जैसे कोई पेंगुइन ही लग रहा था, छोटू सा लंबू सा पेंगुइन। और वो अब उसे लेके नीचे आ रहे थे और फिर वो एडमिन ऑफिस में पहुंच चुके जहाँ पर उसके पापा उसका वेट कर रहे थे। और वो फिर वो शियान को देख के एकदम से उठे। कोको बेबी तुम कैसे हो, ठीक हो? और उन्हें आगे बढ़ के उसको हक कर लिया और वो तो बस मुंह बना के उनके साथ ही लगा हुआ था। बोलो ना बेबी, तुम ठीक हो? मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था ना जब मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो। और कौन था तुम्हारे साथ, बताओ किसने तुम्हारा ख्याल रखा? और फिर उसने पीछे से वांगजी को भी अंदर रूम में एंटर होते देखा। और फिर कोको ने बताया, ये मेरे टीचर हैं सर वांगजी, और इन्होंने ही मेरा ख्याल रखा, ये बहुत अच्छे हैं। और सर ये मेरे पापा हैं वैन चाओ। उसने उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया। और अब वैन चाओ तो जैसे बहुत ही हैरानी से और बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ के वांगजी की तरफ ही देख रहा था और शायद वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी तो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में ही खड़ा था। उसने भी हाथ आगे बढ़ाया, हेलो सर। और फिर वैन चाओ ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था, हेलो।
थैंक यू सो मच, आपने मेरे बेटे का इतना ज़्यादा ख्याल रखा। और अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद इतना ज़्यादा केयर और इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखता जितनी आपने किया है। थैंक यू सो मच, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अरे इसमें शुक्रगुज़ारी की कोई बात नहीं है, और वैसे भी ये बीमार था, अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसे ही करता। और कोको तो कितना ज़्यादा इनोसेंट है, वो बेचारा बीमार था तो मुझे देखा ही नहीं गया। वांग जी बोल रहा था और अबू जियान उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था, और उसको सारी रात वाली बातें याद आ रही थी। और वांग जी एकदम कैसे नॉर्मल था, वो दिल में सोच रहा था, सर भी ना कितने ज़्यादा सीरियस हैं, रात को इन्होंने क्या किया, कैसे मुझे किस कर रहे थे और अभी एकदम ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वांग जी ने नोटिस किया कि वो जियान कब से उसकी तरफ देखे ही जा रहा है, और वांग जी ने उसकी तरफ देखा, जियान ने उसकी तरफ देख के स्माइल किया, और एकदम से जैसे उसके चीक्स रेड ही हो गए थे, उसे वो सारी बातें याद आ रही थी, कैसे वांग जी ने उसे किस किया था और आई लव यू बोला था, और वांग जी ने भी उसको देख के स्माइल किया। और कोको तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो गया था। तो सर को सब याद है, मैं तो एम ही परेशान हो रहा था, मुझे लगा सर भूल गए। वो दिल ही दिल में सोच रहा था और खुद ही खुद सोच सोच के खुश होए जा रहा था। अब उस बेचारे को क्या पता कि वांग जी तो पास कर्टसी में ही उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा है। और वो शान की स्माइल को सिर्फ वांग जी नहीं बल्कि किसी और ने भी नोटिस किया था, वैन चाओ ने। और वो देख रहा था कि उसका बेटा कैसे बस वांग जी की तरफ देखे ही जा रहा है और देख देख के कैसे स्माइल कर रहा है। और वो इतना बेवकूफ़ और इतना पागल भी नहीं था कि वो समझ ना सकता कि उसका बेटा कैसे उससे अट्रैक्ट हो रहा है। उसने वांग जी से कहा, सो मिस्टर वांग जी, आज से पहले आप कहाँ थे? कहाँ था? क्या मतलब आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? वांग जी अब कन्फ्यूज सा होके उससे पूछ रहा था। आई मीन कोको तो यहाँ पे कब से ही पढ़ता है ना, तो पहले तो उसने कभी आपका जिक्र नहीं किया, ना मैंने कभी आपके बारे में सुना, और मैं यहाँ पे आता भी था और मैंने देखा ही नहीं आपको। तो आप कहाँ थे इतने टाइम तक? ओह एक्चुअली मैं जर्मनी में था और मैं वहाँ पे टीचिंग करता था, और मैं एक हफ़्ता पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो इसलिए आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे। ओह अच्छा अच्छा, जर्मनी में कहाँ और किसके साथ? हाँ मैंने बोला ना, मैं जर्मनी में था और मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे ही रहती है। कब से गए हैं आप जर्मनी? यही कोई 17 साल पहले की बात है। और अब वो जैसे वांग जी का पूरा इंटरव्यू ही ले रहा था। सही, चले अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। चले ना चल के कॉफ़ी या चाय पीते हैं, और वैसे भी आप तो कॉलेज में काफ़ी लेट ही हो चुका है जाने में आपको, और आप तो आज छुट्टी कर लेंगे तो अच्छा होगा। और फिर वो आप दोनों को लेके बाहर रेस्टोरेंट में जा चुके थे, जहाँ पर उन्होंने बैठ के ब्रेकफास्ट किया। और वांग जी तो अजीब ही सोच रहा था, ये क्या वैन चाओ यानी कि जो कोको का पापा था, पता नहीं उससे इतने ज़्यादा सवालात क्यों पूछ रहा है यार, उससे में क्या इंटरेस्ट होगा उसको। लेकिन वो क्या करता, उसने फिर कोको को बोला जो था कि वो उसके और उसके पापा के बीच में और उसकी मामा के बीच में जो भी डिफरेंस है उनको क्लियर करने में उनकी हेल्प करेगा, इसलिए वो बेचारा भी उनके साथ साथ था। और फिर आप वैन चाओ फिर से वांग जी से पूछ रहा था, तो बताएं आपकी फैमिली में कौन कौन है, आई मीन आपके बीवी बच्चे? और बीवी बच्चों की बात सुन के तो चाय पीते कोको को एकदम से जैसे कुछ होने ही लगा था, और उसने सारी चाय एकदम से बाहर फेंक दी। अरे क्या हुआ कोको, तुम ठीक तो हो ना? और दोनों ने एकदम से परेशान होकर कोको की तरफ देखा। कुछ नहीं कुछ नहीं। और अब वो जान भी जानना चाहता था कि आखिरकार वांग जी की फैमिली में कौन कौन है, कहीं सच में उसके बीवी बच्चे तो नहीं है। वो भी एकदम से परेशान हो गया, वांग जी की तरफ देख रहा था, उसके जवाब का वेट कर रहा था। और वांग जी ने बताया, एक्चुअली मेरी फैमिली में मैं, मेरे मॉम डैड और मेरे एक बिग ब्रदर हैं, और वो सब जर्मनी में रहते हैं। और हाँ, मैंने अभी तक शादी नहीं की। ओह अच्छा, क्यों शादी नहीं की आपने? क्या आप किसी को प्यार करते हैं, या फिर आपको कोई आज तक अच्छा ही नहीं लगा? आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और कितनी ही लड़कियां आपसे आज भी शादी करने के लिए रेडी होंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको इनकार करना चाहिए यार। कब तक आप अकेले रहेंगे? वो मेरा पर्सनल मैटर है, आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए। ओह इट्स ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप माइंड मत करें। और फिर वैन चाओ जान चुका था पूरा का पूरे वांग जी के बारे में, और उसका शक और अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। सिर्फ विंग ही नहीं बल्कि वांग जी भी उससे इतना ही ज़्यादा प्यार करता था, और विंग तो ज़बरदस्ती शादी के बंधन में उसके साथ बांध ही चुका था, लेकिन वांग जी वो अभी तक अकेला था, यानी कि वो अभी तक जैसे विंग का इंतज़ार ही कर रहा है। सही सोचा था मैंने,
ये दोनों एक जैसे हैं। ओके, सही हो गया मिस्टर वांगची, तो अब मैं चलता हूँ। और हाँ, थैंक यू सो मच एक बार फिर से, आपने कुक का इतना ज़्यादा ख्याल रखा। और हाँ, आप आगे से भी इसका ख्याल रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और ये बहुत छोटा सा है, और मुझे और इसकी माँ को बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है इसकी। आप प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आपका। अरे अरे, कोई बात नहीं, मैं इसका ख्याल रखूँगा और आप परेशान ना हों, और ना ही आपकी वाइफ़ को परेशान होने की ज़रूरत है। और उसने तो ऐसे ही बोल दिया था, और वैन चाओ तो उसकी बात का अलग ही मतलब समझा था। हाँ, मेरी वाइफ़ को वाक़ई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आप जो हैं इसके साथ। और उसने एक अजीब-सी डेविल सी स्माइल की जिसे वांगजी समझ नहीं सका, और फिर वो कोको को हग करके और उसके फ़ोरहेड पे किस करके और वांगजी के साथ हाथ मिला के अब वहाँ से जा चुका था। और जाते-जाते भी उसके चेहरे पर वही डेविल वाली स्माइल थी। हो, कितना बड़ा मज़ाक किया ना तुम्हारे साथ किस्मत ने, मेरी प्यारी वाइफ़ी। देखो ना, इससे बुरा तुम्हारे साथ हो ही क्या सकता था कि तुम जिसकी याद में आज तक रोते हो, और जिसके लिए तुमने अभी तक मुझे दिल से कबूल नहीं किया, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे का टीचर है। और तुम्हारा पागल सा बेटा, हाँ मेरा प्यारा बेटा, वो शायद उसके प्यार में पड़ चुका है। और अब तुम क्या करोगे विंग, बताओ क्या करोगे तुम। और वैन चाओ तो जैसे खुद ही सोच के खुद ही स्माइल कर रहा था, और उसके शैतानी दिमाग में तो यही चीज़ें आई जा रही थी। कितना मज़ा आएगा जब विंग को ये सब पता चलेगा कि वो जिसके प्यार में आज तक रोता तड़पता है, और जिसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी, अब वही इंसान उसकी बेटे की लाइफ में आ चुका है। तब उस पर क्या गुजरेगी, वो क्या रिएक्ट करेगा। और उसका रिएक्शन देखने के लिए तो वैन चाओ जैसे बहुत ज़्यादा ही बेताब था। वो जल्दी जल्दी वापस जाने की तैयारी कर रहा था, और जाके उसको विंग को रूम से बाहर भी तो निकालना था ना, ताकि उसे बता सके। और पता नहीं उसने खाना भी खाया होगा कि नहीं, उस बेचारे ने पानी भी पिया होगा कि नहीं। अब वैन चाओ को उसका ख्याल आ रहा था। मेरी प्यारी वाइफ, मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान ना हो, और मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ला रहा हूँ। आई होप इससे पहले इतनी अच्छी खबर तुमने कभी नहीं सुनी होगी। और वो बस यही सोच सोच के अब जाए जा रहा था। और यहाँ दूसरी साइड पे अब वांगजी और हुशियान रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके थे, और वांगजी ने हुशियान से कहा, तो अब तुम कहाँ जाओगे। मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार फिर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि हम बता सकें कि तुम्हें रात को बुखार हो गया था। नहीं सर, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपको पता है ना वो कितने ज़्यादा इंजेक्शन देते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। अरे पागल, मेडिसिन नहीं लोगे तो तुम ठीक कैसे होगे। देखा ना तुम्हारे पापा कितनी फ़िक्र करते हैं तुम्हारे लिए, वो दूसरी सिटी से यहाँ तक आ गए तुमसे मिलने के लिए, और तुम इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो। चलो तुम्हें जाना पड़ेगा। सर नहीं ना प्लीज़, अरे मैंने कहा ना जाना पड़ेगा। और ये मैं तुम्हें वैसे नहीं कह रहा, ये मेरा ऑर्डर है, समझे तुम। और मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना चाहिए। ठीक है मानूँगा, और आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा सर। अच्छा, इतने ओबीडियंट स्टूडेंट हो तुम। हाँ सर, ऐसा ही हूँ मैं। आप जो बोलेंगे, जैसा करने को बोलेंगे मैं सब करूँगा। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर। और उसने ये बात दिल से बोली थी, और वांगजी तो इसकी बात को भी नहीं समझ सका था, जैसे वो कभी विंग की बातों को नहीं समझा। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हमेशा सीधी बात करना पसंद करता था, और वो कभी भी ऐसे लगी लिपटी बातें समझने का आदी नहीं था, ना शायद उसको समझ आती थी। और विंग और विशान तो दोनों एक जैसे ही थे, जो अपनी फीलिंग्स को कभी खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। और अब वो उसके साथ हॉस्पिटल में जा चुका था डॉक्टर के पास, और फिर डॉक्टर ने अकेले में वांगजी को बताया, देखें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चा, इसका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है, और इसके हार्ट में जो होल है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और हमें जल्द से जल्द इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, चाहे जहाँ से भी मर्जी हो, लेकिन इसके लिए एक हार्ट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और मैंने तो इस बच्चे को बोला भी था, लेकिन इसकी फैमिली को जाने क्या है कि वो किसी बात पे ध्यान नहीं देते। हाँ, वो इसकी फैमिली यहाँ पे नहीं होती, और ये यहाँ पे अकेला रहता है हॉस्टल में। लेकिन आप बताएं कितना टाइम है इसके पास, हम कब तक हार्ट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, बस 2-3 महीने, और इसके अलावा अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया तो ये इसकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ओह नो, अब वांगजी को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, और वो अब
रूम से बाहर बैठे हुए कोको को देख रहा था, जो कितने मज़े और आराम से बैठा हुआ था और वो जैसे फुल ऑफ लाइफ ही था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा कम होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ उसकी सांसें कम होती जा रही हैं, लेकिन वो तो कितना ज़्यादा अच्छे और मज़े से बैठा हुआ था। और वांग जी को अब बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था और उसे कितना ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। ओ कोको, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। और अब उसे कोको की शक्ल में अपना विंग नज़र आ रहा था। वो दोनों ही कितने ज़्यादा इनोसेंट थे। विंग भी कितना ज़्यादा दुखी रहता था और कोको अब बीमार है। वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। और उसने दिल में सोचा, क्या हुआ जो विंग उसके पास नहीं है, लेकिन ये विंग की परछाई तो है, जिसे देख देख के उसे विंग की याद आती है। तो क्या वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? डॉक्टर ने उसे बताया, सर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है और जब तक इसकी सर्जरी नहीं हो जाती तब तक आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा और कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से इसको दुख हो या कोई टेंशन हो, क्योंकि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और आप तो कुछ जानते हैं ना कि इसको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाता है साथ में, और ये सांस भी नहीं ले सकता। तो अगर कोई भी टेंशन हुई या कोई भी ऐसी बुरी बात हुई तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। प्लीज़ आप ख्याल रखिएगा और इसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा। वांग जी सोच रहा था और उसका दिल तो जैसे दुख से ही भर चुका था। नहीं, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। वो अपने विंग की कॉपी को ऐसे मरने नहीं देगा, वो उसका ख्याल रखेगा और जो भी उससे हो सका वो करेगा। वो एक अच्छा टीचर बन के और एक अच्छा गार्डियन बन के उसका ख्याल रखेगा। शायद उसके मॉम डैड को उसकी परवाह ना हो, शायद उन्हें अपनी लड़ाइयों में उसकी फ़िक्र ना रही हो, लेकिन नहीं, वो उसके पास है तो वो उसका ख्याल रखेगा, क्योंकि उसे तो उसमें विंग नज़र आता है ना, अपना प्यारा विंग। और रात को ख्वाब में तो विंग कितना ज़्यादा खुश था ना उसके साथ, और शायद इसी वजह से और इसी खुशी में तो विंग ने उसको आई लव यू भी बोला था और उसे किस भी किया था। शायद विंग भी यही चाहता है ना कि मैं इसका ख्याल रखूं। वांग जी दिल ही दिल में सोच रहा था और वांग जी को पता ही नहीं था कि रात को जो भी कुछ हुआ, जो कुछ भी उसने कहा या जो कुछ भी सुना, वो उसका कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि वो सच था और हकीकत था, और वो तो इसे ख्वाब ही समझ रहा था। और दूसरी तरफ बेचारा कोको, वो तो यही समझ रहा था कि उसके टीचर उससे प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और वो दोनों ही जैसे अपनी अपनी गलतफहमी में जी रहे थे। और तीसरी तरफ हमारा विंग था, जो कि इस बात से बिल्कुल ही अनजान है कि वो जिस वांगजी के लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर चुका है, जिसकी जान बचाने के लिए उसने शादी की थी, जिसकी खातिर वो ये लाइफ जी रहा था जो बिल्कुल जीना नहीं चाहता था, जिसकी खातिर वो अभी तक मर भी नहीं पाया था। कितनी बार उसने सोचा था कि वो मर जाए, अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उसे बार बार ख्याल आता था, नहीं, जब तक वो वांगजी के सामने अपना आप क्लियर नहीं करेगा वो ऐसे मर नहीं सकता। वो सारी ज़िंदगी इस गिल्ट के साथ कैसे ज़िंदा रहेगा कि वांगजी उसको कितना ज़्यादा गलत समझता है। वो वांगजी को सब एक्सप्लेन करना चाहता था कि आखिर क्यों वो उससे दूर रहा, क्यों उसने उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों सब जानते बूझते भी वो अनजान बना रहा। वो उसे बताना चाहता था, सब बताना चाहता था, लेकिन वांगजी तो सुनना ही नहीं चाहता था। और उसे डर था कि कहीं बिना वांगजी को सब सच बताए वो मार ही ना जाए, इसलिए वो नहीं मरा। उसने कितनी बार कोशिश की थी अपनी जान लेने की, लेकिन वो हर बार बच भी जाता था। और अब तो उसके हस्बैंड ने भी उसको कह दिया था ना कि अगर तुमने एक बार फिर से ये कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे को हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूँगा। और फिर उसने वैसे ही किया। जब उसने लास्ट टाइम अपना हाथ काटा था खुद को मारने के लिए, खुद को टॉर्चर करने के लिए, तो तब वैन चाओ ने छोटे से वुशियान को दूसरी सिटी में भेज दिया था, जियांग चैंग के पास, और उसे बोला था कि इसका ख्याल रखो, क्योंकि इसकी माँ को तो बस अपने आशिक की यादों से फुर्सत नहीं है। और जियांग चैंग बेचारा भी क्या करता, वो कुछ भी नहीं कर सकता था अपनी माँ के आगे और ना ही वैन चाओ के आगे। वो बस वुशियान को अपने साथ ही ले गया और तब से वुशियान उसी के पास था। और फिर अपने बिजनेस की वजह से वो इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि वो उसे अपने पास नहीं रख सका और उसे हॉस्टल में भेज दिया। और अब विंग, जो बेचारा बिल्कुल ही अनजान था इन सब बातों से, उसे क्या पता था कि उसका बेटा, उसका वुशियान, उसका कोको आज उसी के वांगजी से प्यार करने लगा है। उसके लिए कितने ज़्यादा दुख की बात होगी, वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगा। और इन तीनों की लाइफ तो अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रही थी।
और पता नहीं आगे कुदरत ने इन तीनों की लाइफ में क्या ही लिखा था, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपके कुछ थॉट्स हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और जिन लोगों को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने, तो वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आप क्या चाहते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होना चाहिए, और आपके ख्याल में कौन वांजी के लव को ज़्यादा डिजर्व करता है, विन या फिर फुशियान, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।